वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास के हिंदी के गद्य भाग का पाठ नंबर 2 जिस पाठ का नाम 20 के दांत है, इसके व्याख्या को बताया जाएगा। 20 मतलब जहर होता है, तो 20 के दांत अर्थात जहर के दांत। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था और इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गई थी। वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के जेठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, एमए का फुल फॉर्म, एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य इनके प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ परिचय को जान लेते हैं। तो प्रस्तुत कहानी 20 के दांत में मध्यम वर्गीय अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। जो मिडिल क्लास की फैमिली है उसी के अंतर विरोध को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी का मतलब जिसकी आकांक्षा ऊंच हो उसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है, तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद। जो सेन साहब थे वह अपने भीतर लिंग भेद यानी अपने परिवारों के भीतर लिंग भेद रखे हुए थे। वह बेटे और बेटियों में फर्क करते थे, जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। अर्थात जो सेन साहब थे वह अपने परिवार के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय है, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, सामाजिक भेदभाव होता है इस कहानी में। उसके बाद लिंग भेद, स्त्री और पुरुष, बच्चा में और यानी पुरुष और महिला में, बेटे और बेटी में भेद किया जाता है। आक्रामक स्वार्थ की छाया के पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। शुरू करते हैं पाठ को। तो पाठ क्या है? सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां। जिस प्रकार कठपुतलियां मूर्तियां जो होती हैं वह हिलती डुलती नहीं है, उसको जिस तरह आप घुमाइएगा उसी प्रकार घूमेगी। उसी तरह लड़कियां जो थी वह कठपुतलियां थी, यानी लड़कियों पर बहुत सारा बंदिशें लगाई गई थी, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती न थी, दौड़ती और खेलती भी तो केवल शाम के वक्त। सेन साहब नई मोटर कार ले थे, स्ट्रीमलैंड, काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था। सेन साहब जो स्ट्रीमलैंड गाड़ी ली हुई थी, जो कार ली हुई थी, उस पर उनका नाज था। एक धब्बा भी न लगने पाए। क्लीनर किसको कहा जाता है? तो जो साफ करता है गाड़ी को उसको क्लीनर कहा जाता है। और सोफर किसको कहा जाता है? तो ड्राइवर को सोफर कहा जाता है। क्लीनर और सोफर को सेन साहब की सख्त ताकीद थी, यानी बहुत जो है उनको हिदायत दिया गया था कि गाड़ी का थोड़ा भी खरोच नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी धब्बा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल जान से ज्यादा गाड़ी को हिफाजत रखना है। यह सेन साहब क्लीनर और सोफर को कहते थे। चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब की नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब की 5 बेटियां थे और उसके बाद एक बेटा हुआ खोखा, जिसका नाम कासू था। खोखा मतलब लड़का होता है, खोखी मतलब लड़की होता है। तो कासू नाम था, वह सबसे छोटा था और सेन साहब की नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से ही था, क्योंकि खोखा जो था वह जो है हमेशा फालतूबाजी करता था। लेकिन जो लड़कियां थी, लड़कियों पर तमाम बंदिशें लगी हुई थी, लेकिन जो खोखा जो लड़का था इस पर कोई बंदिश नहीं लगा हुआ था। तो लेखक ने इसमें लिंग भेद, लड़का और लड़की में
कैसे भेद किया जाता है उसी के बारे में इस कहानी में बताए हुए हैं। और फिर अमीरी और गरीबी के बीच में इस कहानी को बताए हुए हैं, आगे हम लोग जानेंगे। एक दिन की बात है कि सेन साहब का शोफर, सेन साहब का जो ड्राइवर था, एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था और शोफर ने जब मना किया, ड्राइवर ने जब मना किया तो वह उल्टे शोफर से उलझ पड़ी। यानी जो मदन था, मदन की माँ जो थी वह शोफर से झगड़ा करने लगी। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इसी बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया था। यानी जो झगड़ा हो रहा था मदन की माँ और शोफर में, ड्राइवर में, वह झगड़ा अभी खत्म ही नहीं हुआ था। यानी थोड़ी देर हुआ था खत्म हुए हुए, तब तक जो है खोखे ने क्या कि मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहियों के हवा निकाल दी थी। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। जो गिरधारी लाल थे यह क्या थे? किरानी थे। यह सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे और इन्हीं का बेटा मदन था जो केवल गाड़ी को छू दिया था तो फिर शोफर से और मदन की माँ से झगड़ा हो गई थी। और वहीं जो सेन साहब का बेटा था खोखा, वह गाड़ी के लाल शीशा, पिछली बत्ती का लाल शीशा भी चकनाचूर कर दिया और जो मेहमान आए थे उनके पहियों का हवा भी खोल दी। फिर भी सेन साहब जो है वह कुछ नहीं बोले। इसे यह कहानी यह बताता है कि कैसे अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव किया जाता है। दूसरे दिन उसके बाद सेन साहब ने इसमें यह भी कहा कि इस तरह के बच्चे आगे चल के गुंडे और बदमाश बनते हैं। लेकिन जो अपने बेटे थे मदन के बारे में सेन साहब ने कहा कि इस तरह के बच्चे आगे चल के गुंडे और बदमाश होते हैं। लेकिन अपने बेटों के बारे में कहा कि यह शीशा इसलिए फोड़ दिया क्योंकि वह जानना चाहता था कि शीशे के अंदर क्या है, आगे चलकर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा भी वहां लट्टू नचाने के लिए मांगा लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। अबे जा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। यानी मदन जो था वह फटकार दिया कासू को। उसके बाद क्या होता है, कासू को गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे। अपने बड़ी बड़ी बहनों पर वह हाथ भी चला देता था, नौकरों को कुछ कह देता था, लेकिन कासू को कोई नहीं डांटता था। उसने न आव देखा न ताव देखा। जो कासू था उसको हाथ चलाने की आदत थी और उसने न आव देखा न ताव देखा, मदन को एक घूंसा कस दिया। मदन ने कासू पर टूट पड़ा, उसकी मरम्मत जम कर दी। कासू रोता हुआ घर चला गया लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यही है कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भर पेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने कासू के 2-2 दांत तोड़ डाले थे। जो मदन था वह कासू के 2-2 दांत तोड़ डाले थे। इसका कारण यह था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। वह दबे पांव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला कि अंधेरे में उसका पैर लोटे पर लग गया। ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला। गिरधर मदन के पिताजी थे और यह बाहर निकलते हैं और मदन की ओर बढ़ते हैं। मदन की ओर बढ़ा, उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए थे। नाराजगी उनके चेहरे से हट गई थी और अपने बेटे के लिए गर्व महसूस हो रहा था। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास, खुशी, गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। उसने अपने बेटे को शाबाशी दी।
एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। वह कहते हैं एक तुम्हारा बाप है जो यहाँ पे चुपचाप जो है उनके अत्याचार को सहन कर लेता है, लेकिन तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो खोखा यानी कासू के दो दो दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश यानी स्वार्थ के कारण ही किसी का अपमान सहन करता है। स्वार्थ रहित अगर उसके अंदर से स्वार्थ लालच जो है हट जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि 20 के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है। आशा करता हूँ यह कहानी आप सब किसी को अच्छा लगा होगा और यह वीडियो भी आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।